क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक और मेरे साथ है मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। बाजार में आज लगातार पांचवें सत्र में कमजोरी है, लेकिन अच्छी चीज यह है कि 19,600 के सपोर्ट को बाजार आज होल्ड करने में कामयाब रहा। हालांकि इंट्राडे के कारोबार में हमने 19,700 के ऊपर के स्तर देखे, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाए और इस वक्त हम फिर से उसी 9,600 से 650 की रेंज में कारोबार करते हुए देख रहे हैं निफ्टी को। निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां पर रिकवरी जरूर है। इस वक्त 50 अंक ऊपर आपको दिखेगा, यानी कि दिन के निचले स्तर से तकरीबन 200 अंकों के आसपास की रिकवरी निफ्टी बैंक में है। और उस रिकवरी के चलते हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब ब्रॉडर मार्केट की तस्वीर भी थोड़ी सी अलग आपको जरूर नजर आएगी सुबह के सत्र के मुकाबले। लेकिन जो चीज सुबह के सत्र में कांस्टेंट थी और अभी शाम के सत्र में भी तस्वीर जो नहीं बदली है वो है निफ्टी के टॉप गेनर्स। बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व करीब करीब 2.5% से लेकर 4.5% की तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि आज वो इंडेक्स को सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा कंजम्पशन थीम वाले स्टॉक भी टाटा कंज्यूमर, एशियन पेंट्स, यहां पर थोड़ी सी बाइंग हो रही है। लेकिन क्या आखिरी घंटे के सत्र में बाजार करवट कोई लेगा? क्या मूड फिर से बदलेगा? क्या 19,700 के ऊपर की हम आज क्लोजिंग देखेंगे? इसके जवाब तलाशेंगे और आपको तमाम एक्सपर्ट्स के माध्यम से हम ट्रेडिंग की बेहतरीन रणनीति भी जानेंगे। लेकिन वादा बाजार में क्या चल रहा है, वहां पर आंकड़े किस तरह से बन रहा है, डिम्पी समझते हैं। डिम्पी बताइए कैसी तस्वीर बन रही है आज? देखिए, अगर मेरे से आप वन लाइनर पूछेंगे तो मैं बोलूँगा कि मार्केट एक पूरी तरह से रेंज में है और रेंज में रहेगा। अभी आपने कहा कि 19,700 के ऊपर आ जाएगा। देखिए, 19,700 के ऊपर आने से को बहुत पास का है। रेंज में 700 कहीं भी नहीं टिकेगा। रेंज में टिकेगा आपका 600, जो आज का इंट्राडे लो है 601, अब अगर आप चेक करेंगे, और आपका कन्विक्शन आएगा 800 के ऊपर। तो कम से कम 200 पॉइंट की रेंज तो आपको इंडाइसिस को देनी होगी। तो अभी मेरे को नहीं लगता कि कोई मार्केट को जल्दबाजी है 800 के ऊपर आने की और ना ही आज 600 के तोड़ने की। हाँ, एक बार इंट्राडे भी लो ब्रेक हो गया फिर मुश्किल आएगी। आज आपने 2 बार हिस्सों में देखा होगा ट्रेड। एक बार ऐसा था, पहले डिप आया, फिर मजबूती आई, फिर वापस से डिप मार्केट के अंदर आ रहा है। लेकिन इन दोनों ही केसेस में रेंज का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दोनों ही नहीं हुआ। तो ये सिर्फ, इसको हम अपनी भाषा में कहें तो ये शेक करता है, ये सिर्फ आपको हिलाता है, आपके मन को साहित्य तो करता है लेकिन आपके सौदों में कुछ नहीं करेगा। तो इंडाइसिस शायद अभी भी डल ही रहेंगे। दूसरी बात, एक बार आप जरा वही वाला हिस्सा दिखा सकते हैं, एनएससी का, बीएससी और एफ&ओ वाला शेयर्स, जिसमें शेयर्स रहते हैं। सुबह हमने आपसे कहा था कि कम से कम टिल्ट होना चाहिए। जब तक वो टिल्ट एक तरफा तेजी का नहीं आएगा, यानी कि एफ&ओ के ज़्यादातर शेयरों में पार्टिसिपेशन नहीं आएगा, तब तक बाजार के अंदर डेप्थ के साथ बाइंग नहीं आएगी, रुक रुक के आएगी। ओपन इंटरेस्ट वगैरह ठीक है, लेकिन प्राइस एक्शन एब्सेंट है। इसका मतलब यह है कि मार्केट के अंदर बारूद तो है टिपिकल एक्सपायरी का, बट अभी प्राइस एक्शन डिसाइडेड नहीं है। उसके लिए शिफ्ट होना, टिल्ट होना बहुत ज़रूरी है। इंडिया विक्स भी कुछ खास बड़ा काम कर नहीं रहा। लीडरशिप में जैसे आपने कहा कि कोई खास बड़े चेंजेस है भी नहीं, तो इसलिए अभी आप इंडाइसिस के तौर पर एक डल सेशन देख रहे हैं, देखेंगे भी, इसमें कोई खास बड़ी मजबूती अभी नहीं लग रही है। एग्जैक्टली तो वही दोनों इंडेक्स को अगर आप देखेंगे तो वो चीज साफ नजर आ रही है जो निब्बी हाईलाइट भी कर रहे हैं। और चलिए अब मेहमानों को जोड़ लेते हैं और उनसे समझते हैं कि बाजार के आखिरी के घंटे में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। क्या लॉन्ग करके पैसे बनेंगे या ऊपर जाता है अगर बाजार फिर से तो शॉर्ट करने पर मौके आपके लिए बनेंगे और स्टॉक्स में कहां पर आपके लिए आज रणनीति बनानी चाहिए, ये भी जानेंगे। हमारे साथ हैं 2 खास मेहमान, कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान और लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज की अंशुल जैन। साथ ही हमारे साथ फंडा एक्सपर्ट अभिषेक वासु मलिक भी हमारे साथ शो में जुड़ जाएंगे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीनो स्वदेश पर। श्रीकांत जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। देखिए आज के रेंज देखिए डिफाइंड है, 19,600 को पकड़ के रखा बाजार ने, 19,700 के ऊपर टिक नहीं रहा है। आप ये बताइए कि आखिरी के घंटे में श्रीकांत जी आपको लगता है कि कोई डिसाइसिव मूव लेगा यहाँ से इंडेक्स? क्योंकि अगर हम इंडेक्स के कंस्टिट्यूएंट्स को देख रहे हैं तो वहां पर कुछ खास मूवमेंट नहीं दिख रही है। तो किस तरह से ट्रेड सेटअप करें? बाय एंड डिप्स वाला है या फिर सेल ऑन राइज वाला है? गुड आफ्टरनून। देखिए, मुझे लग रहा है कि आज के दिन में जो निफ्टी ने ओवरऑल एक जो सेल ऑफ दिखाया था, उस सेल ऑफ में अच्छी हमने एक रिकवरी भी देखी, वापस से करेक्शन देखा। बट जैसे ओवरऑल फॉर्मेशन बना है, मुझे लगता है कि आज के सेटअप के बेसिस पे मार्केट ने एक शॉर्ट टर्म बॉटम डेफिनेटली बना लिया है। 19,600 के नीचे मार्केट का टिक पाना मुश्किल लग रहा है और करंट लेवल से ये जो रिबाउंड आएगा वो शायद निफ्टी को वापस एक बार 19,900 से लेकर शायद 20,000 के लेवल तक भी लेके जा सकता है। तो 20,000 के ऊपर जाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन करंट लेवल से एटलीस्ट एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक हमें मिलने की बिल्कुल कोशिश हो सकती है।
करंट लेवल से अगर निफ्टी को लॉन्ग करना है तो करंट लेवल्स पे 19,600 के स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी को लॉन्ग कर लेना चाहिए। और बैंक निफ्टी भी मुझे लगता है कि मार्केट ने अच्छा खासा एक रिवर्सल पैटर्न बनाया है। यहाँ पे भी हमें लगता है कि 44,300 के स्टॉप लॉस के साथ बैंक निफ्टी को भी लॉन्ग कर लेना चाहिए। ये भी एक बार 45,200 के लेवल्स तक जा सकता है। ठीक है, 44,300 का स्टॉप लॉस निफ्टी बैंक के लिए लॉन्ग करने की अगर आपको रणनीति बनानी है तो फटाफट स्टॉक्स जानते हैं। श्रीकांत जी, शुरुआत आप ही कीजिए, बताइए आपके दोनों सौदे आज तेजी वाले हैं या फिर मिक्स है, एक बाय का एक्सेल का, क्या है बता दीजिए। नहीं, चूँकि मुझे लग रहा है कि मार्केट ने एक अच्छे लेवल को रिट्रेस कर लिया है और रिकवरी की है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ बाय के सौदे बनाने चाहिए। और अगर स्पेसिफिकली अगर इस लेवल पे अगर मुझे कुछ सेक्टर स्पेसिफिक जहाँ पे मोमेंटम काफ़ी है, अगर मैं उनमें से अगर किसी एक स्टॉक को चुनना चाहूँगा, तो मुझे लगता है कि बलरामपुर चीनी, आज शुगर स्टॉक्स में अच्छी खासी तेज़ी बनी है, लेकिन बलरामपुर चीनी अगर देखें तो इसमें पिछले कई दिनों से अच्छे वॉल्यूम के साथ एक प्राइस पैटर्न में एक रिकवरी का पैटर्न बना है। तो करंट लेवल से बलरामपुर चीनी लॉन्ग करें, टारगेट्स यहाँ पे रखें 460, 470 रुपए के। स्टॉप लॉस हम रखेंगे यहाँ पे 434 रुपए के, यानी कि 10-15 रुपए का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। साथ ही साथ मुझे लगता है कि इस लेवल पे कुछ बैंक स्टॉक्स में खरीदारी की जा सकती है और स्पेशली इस बार मुझे लग रहा है कि मिड कैप या स्मॉल साइज जो बैंक है, वहाँ पे मोमेंटम बन सकता है। तो बंधन बैंक को लॉन्ग करके चले, जो करंटली 250, 251 के करीब ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक नज़र आता है 260, 265 के करीब आने वाले दिनों में और स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ेगा तकरीबन 244 रुपए का। तो 244 का स्टॉप लॉस रखिए, बंधन बैंक को भी लॉन्ग करके चले। बंधन बैंक आपके लिस्ट में है और टिपिकली एक्सपायरी से पहले बंधन, एयू इस तरह के शेयर्स थोड़े एक्टिव हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। और इस बार की सीरीज़ के अंदर बंधन ने अपनी इनहेरेंट पावर, अपनी अकेले की ताकत को शो किया हुआ है, तो इसलिए बंधन बैंक आपकी लिस्ट में होना चाहिए। श्रीकांत ने अच्छा शेयर दिया और मैं बलरामपुर चीनी के साथ भी जाऊँगा क्योंकि ये कमोडिटीज़ वाले शेयर्स हैं। ये टिपिकली ऐसा नहीं है कि 2 दिन चलेंगे तो फिर गुम हो जाएंगे, इनका इम्पैक्ट थोड़ा लंबा और बड़ा भी चलता है। इसलिए आप कई दिनों से बलरामपुर, धामपुर, द्वारकेश, ये आज नहीं चल रहे हैं, कल भी चले थे, फ्राइडे को भी चले थे, उससे पहले भी चले थे, तो शायद एक कॉन्टिन्यूटी इफेक्ट अभी भी इसके अंदर आपको मिलेगा। एक काम करते हैं, अंशुल जैन से भी उनकी भी ट्रेडिंग कॉल ले लेते हैं, फिर अभिषेक जी से बातचीत करेंगे। अंशुल सर नमस्ते, जरा बताइए आपके ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं और इसके पीछे का रीज़न भी दीजिएगा, क्यों आप उसको चुन रहे हैं। नमस्ते डिम्पी जी। पहले निफ्टी पे बात कर लेते हैं। निफ्टी अपने क्वार्टरली वीवैप पे आके लगभग वहीं से बाउंस दे रहा है। 580 का क्वार्टरली वीवैप था, 601 का लो बना के ये ऊपर चलना चालू किया है। और ब्रॉडली आज का जो प्राइस एक्शन देखेंगे, पहले नीचे गया, ऊपर गया, फिर नीचे आया और अब लास्ट में ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक रेंज बनाने की कोशिश हो रही है। 19,745 ऊपर में रेंज बनेगी, 19,600 नीचे में रेंज बनेगी। इसके अंदर हम 2-3 दिन काटेंगे और उसके बाद कहीं जाके वापस अपमूव आता हुआ दिखेगा, क्योंकि अगर हाई से जो सेल ऑफ आया है उसके एंकर वीवैप ड्रॉ करें तो 19,920 आता है निफ्टी का, यही मेरा अपसाइड का टारगेट है। और बैंक निफ्टी में जो एंकर वीवैप आता है वो 45,300 का आता है। अपसाइड में ये 2 टारगेट रहेंगे मेरे। और ट्रेडिंग कॉल्स में पहला पॉलीकैब रहेगा। इसमें अगर 75 मिनट चार्ट पे देखें तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट दे रहा है। 5240 पे बाई रहेगा, 5200 का स्टॉप लॉस रहेगा और 5300 का टारगेट रहेगा। दूसरा बाई कॉल मैं देना चाहूंगा वैभव ग्लोबल पे। इसमें अगर आप वीकली चार्ट्स देखेंगे तो 3 हफ्ते से एक इनसाइड बार बनाया है और आज के सेशन में एक ओपन लो काइंड ऑफ फॉर्मेशन से ऊपर चल रहा है। तो इसमें प्रोबेबली एक वीकली ब्रेकआउट बन रहा है। 450 पे बाई करना चाहिए और इसमें टारगेट जो रहेगा वो 500 का रहेगा और 430 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रहेगा, इंट्राडे नहीं, एक क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, डन। वैभव ग्लोबल हो गया, एक आपकी लिस्ट में दोनों बाय हैं और दूसरा पॉलीकैब आप बता रहे हैं। श्रीकांत ने बलरामपुर चीनी और बंधन बैंक बताया। थोड़ी देर पहले आप अपनी स्क्रीन पर एक LIC से जुड़ी हुई खबर देख पा रहे होंगे नीचे टिकर पे, हम उसको थोड़ा आपको और डिस्क्रिप्टिव वे से बता देते हैं। और साथ ही अभिषेक भी हमारे साथ है, एक बार उनसे भी, अभिषेक वासी मलिक, उनसे भी एक बार ज़रा एक व्यू पॉइंट देते हैं। सरकार हाउसिंग लोन इंटरेस्ट सब्सिडी योजना पर विचार कर रही है। आपको मैं बहुत पीछे नहीं लेके जाऊंगा। 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री जब ये बात बोल रहे थे तब उन्होंने बात रखी थी कि अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर सरकार सोच सकती है कि कुछ ब्याज में रियायत दे दी जाए। ये सारी वो अनाउंसमेंट्स हैं जो टिपिकली आप पहले बजट्स में सुनते थे,
लेकिन अब नॉन बजट भी इस तरह की खबरें हैं। ये गवर्नमेंट सोर्सेज के हवाले से खबर है। ध्यान इस चीज़ भी रखना होगा कि देश के 2 मेजर सेक्टर ऑटो और रियल एस्टेट ये बड़े सेंसिटिव होते हैं इंटरेस्ट से, और इसमें अगर खबर आ जाए रियल एस्टेट के रिगार्डिंग, क्योंकि LIC हाउसिंग को ही फंडिंग करती है, और उसमें अगर कहीं भी सब्सिडी आ जाए तो आपका टिकट साइज़ के साथ साथ आपका वॉल्यूम बढ़ने लगेगा। देखा जाए तो अगर आप ब्याज में सब्सिडी होगी तो गवर्नमेंट अपनी जेब से पे करेगा। अगर ये LIC खुद से कह देती ना कि हम आपसे ब्याज कम लेंगे तो एक अलग बात थी, लेकिन गवर्नमेंट कहती है हम तो सब्सिडी की योजना लेके आ रहे हैं, यानी कि जो घाटा होगा हम पे करेंगे आपको। अभी तक इस मतलब को इसको ऐसे सोचा जाए। और दूसरा, सरकार बड़े खेमे को हिट करना चाहती है, चुनावी साल, आपको ये बात अच्छे से समझ में आ भी रही होगी। अभिषेक सर, एक बार जरा आपका व्यू पॉइंट चाहिए, आप इस खबर को कैसे ले रहे हैं? देखिए, ये अगर सही में इम्प्लीमेंट होता है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि रियल एस्टेट ऐसा एक सेक्टर है ना कि जिसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो बहुत अच्छा होता है। तो उसका इम्पैक्ट स्टील, सीमेंट, ये सब पे पड़ता है, लेबर पे पड़ता है। तो ओवरऑल एक तेजी बनता है इकोनॉमी में। तो अगर ये सच होता है तो एक अच्छा अपटिक मिल सकता है इकोनॉमी में। तो जरा हाँ, एक GIC हाउसिंग का शेयर भी दिखाऊंगा। मैं सिर्फ LIC की बात नहीं बोलूँगा। LIC तो ठीक है, हमने आपको बता दिया तो इसलिए हमने शेयर का सिलेक्शन LIC कर दिया। अगर आप इसका एक और पेयर है GIC हाउसिंग, आप ये रियल एस्टेट बाद में दिखाइए तो बाद में चलेंगे, तो बाद में बेनिफिशियरी हैं। पहले बेनिफिशियरी टिकट साइज़ और लोन का जो घूमेगा ना चक्का वो होगा। एक बार आप GIC हाउसिंग को भी दिखाइए। मैं एक जरा टेक्निकल व्यू ले लेता हूँ। एक और चीज़ है, LIC और GIC अमूमन हमने देखा है कि टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ के अंदर इनका काफ़ी बोलबाला है, काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर है। अगर आप टायर 1 में चले जाएंगे तो हाँ अलग तरीके, मतलब बैंकिंग भी चलाते हैं। NBFCs में दोनों कंपनियां बड़े हिट तरीके से काम करती हैं और लोगों का ट्रस्ट भी होता है। सरकारी कंपनी है क्योंकि दोनों का नेचर एक जैसा है, GIC और LIC का। एक बार श्रीकांत, आप इन दोनों का टेक्निकल सेटअप एक बार चेक कर लोगे? ये एक्सपायरी से पहले LIC हाउसिंग का एक्टिव होना और GIC भी चल रहा है। बिल्कुल। तो देखिए डिम्पी, हमें लग रहा है कि ये जो LIC हाउसिंग है यहाँ पे एक अच्छी रिकवरी हमने ऑलरेडी देख ली है। एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के करीब अभी ये ट्रेड कर रहा है, बट ओवरऑल फॉर्मेशन ये सजेस्ट कर रहा है कि ये स्टॉक कम से कम आने वाले दिनों में 490 से लेकर 500 के लेवल्स तक जा सकता है। तो करंट लेवल्स पे थोड़ा सा हेजिटेशन है, लेकिन अगर एक पोजिशनल व्यू लेना है तो बिल्कुल इसमें लॉन्ग की पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा जा सकता है 450 रुपए का, टारगेट्स रखा जा सकता है 490 से लेकर 500 रुपए के। साथ ही साथ मुझे लगता है कि GIC हाउसिंग यहाँ पे भी जो मोमेंटम बना है और जो वॉल्यूम बने हैं वो काफी हद तक कह सकूंगा कि इसमें कोई ना कोई बिल्कुल हलचल है, और ये भी स्टॉक एक बार 240 से लेकर 245 के लेवल्स दिखा सकता है। तो यहाँ पे एक पोजिशनल बेट बिल्कुल बनाए जा सकते हैं। तो दोनों स्टॉक्स में करंट लेवल से लॉन्ग पोजीशंस बनाए जा सकते हैं। ठीक है, GIC हाउसिंग या फिर LIC हाउसिंग फाइनेंस, दोनों ही शेयरों में मौजूदा स्तर से लॉन्ग की रणनीति बनाने की सलाह है। LIC हाउसिंग इस वक्त दिन के ऊपरी स्तर पर यह शेयर कारोबार कर रहा है और आज का जो निचला स्तर है वो है 453 पर, 464 पर, यानी कि 10-12 रुपए की रिकवरी इसमें आ चुकी है। पर प्रतिशत में अगर आप देखेंगे तो 2-2.25% के आसपास की रिकवरी इन दोनों शेयरों में आ गई है। लेकिन LIC हाउसिंग फाइनेंस की बात करेंगे बजाज फाइनेंस की, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये शेयर सुबह के सत्र से ही ना सिर्फ टॉप गेनर बना हुआ है निफ्टी का, बल्कि जो तेजी है उसको भी पूरी तरह से बरकरार रखे हुए हैं। अब 0.5% के आसपास की मजबूती शेयर में है, और मजबूती इस वजह से है क्योंकि कंपनी पूंजी जुटाने जा रही है अपनी विस्तार योजनाओं के लिए। 5 अक्टूबर को बोर्ड बैठक होनी है। जरा इसकी डिटेल समझ लेते हैं कि आखिर पूंजी जुटाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, कंपनी की जो मौजूदा सेहत है वो कैसी है, और इस पर ब्रोकरेज हाउसेस का व्यू क्या है। पूजा हमारे साथ हैं जो कि बैंकिंग फाइनेंस को बहुत ही अच्छे से ट्रैक करती है। पूजा, बताइए डिटेल्स क्या आपके पास? जी, पूंजी जुटाने की योजना में है बजाज फाइनेंस और इसके अलावा उनके विस्तार की भी काफ़ी सारी योजनाएं हैं, जिसके चलते आज हम स्टॉक में तेज़ी देख रहे हैं। पहले तो आपको बता दें कि 5 अक्टूबर को कंपनी की बैठक होगी जिसमें कि पूंजी जुटाने पर विचार किया जाएगा और प्रेफरेंशियल इशू या QIP के जरिए
कंपनी पूंजी जुटा सकती है। हम आपको बता दें कि सितंबर 2019 में भी कंपनी एक QIP लेकर आई थी, जिसमें कि 8,500 करोड़ रुपए कंपनी ने जुटाए थे। इसके अलावा हाल फिलहाल में कंपनी ने NCD के जरिए भी कुछ रकम जुटाई है। दिसंबर 2023 में ही 1195 करोड़ और मई 2023 में 1700 करोड़ की रकम कंपनी जुटाई है। अब ये जो रकम कंपनी लगातार जुटा रही है, इसका इस्तेमाल कंपनी अपने एक्सपेंशन प्लान्स में करेगी। माइक्रो फाइनेंस कारोबार के विस्तार के लिए इसका उपयोग होगा, नई कार की फाइनेंसिंग कारोबार के लिए भी उपयोग होगा और कंपनी अब ट्रैक्टर और गोल्ड लोन के फाइनेंसिंग कारोबार में भी धीरे धीरे अपना जो विस्तार है वो बढ़ाएगी। तो इसके लिए भी इस रकम का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये कुछ एक्सपेंशन प्लान्स हैं कंपनी के। और इसके अलावा हम देख रहे हैं, ये तो योजनाएं हैं ही, कंपनी की जो फंडामेंटल स्थिति है वो भी काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है। जून तिमाही में ही हमने देखा कि कंपनी की न्यू लोन बुक जो थी वो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। पूंजी की स्थिति काफ़ी मजबूत है, लिक्विडिटी बफर अच्छा है कंपनी का, और हमने देखा था कि ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए के आंकड़ों में भी कंपनी के सुधार देखने को मिला था। हालांकि हाल फिलहाल में जियो फाइनेंशियल की जो एंट्री हुई है सेक्टर में, उसके बाद कुछ पूजा आपको रोकना चाहेंगे, और रोक इसलिए रहे क्योंकि आपको हम एक बधाई भी देना चाहते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है चाइना की हांगझू शहर से, जहां पे चल रहे एशियन गेम्स, और वहां पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया है क्रिकेट का, महिला क्रिकेट का। श्रीलंका के साथ आज फाइनल मुकाबला था। भारत ने पहले खेलते हुए 116 रन बनाए थे 7 विकेट के नुकसान पर। ये T20 मैच था, और उसके बाद जब श्रीलंका की बैटिंग हुई, फटाफट कुछ विकेट गिरे श्रीलंका के, दबाव में श्रीलंकाई टीम आ गई थी, वापसी की कोशिश हुई, लेकिन आखिरकार भारतीय टीम ने ये मैच जो है 19 रनों से जीत लिया है। श्रीलंकाई पारी 20 ओवर में 97 रन ही बन पाए उनके, और 8 विकेट्स के नुकसान पर। तो एक बढ़िया चीज़, सुबह हमने देखा था कि निशानेबाजी में एक गोल्ड मेडल आया था टीम इवेंट में, और ये दूसरा गोल्ड भारत के खाते में। महिला शक्ति को नमन, उनकी तरफ से आया है, और भारत की महिला क्रिकेट टीम ने ये गोल्ड जीता है। तो एक बढ़िया खबर, एक कहीं ना कहीं उत्साह बढ़ाने वाली खबर, निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं खुशी लाने वाली खबर है ये। अभिषेक, आपके पास आएंगे। अभी पूजा बजाज फाइनेंस के बारे में जानकारी दे रही थी, और हम देख रहे हैं कि ये शेयर 4.5% ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। बहुत टाइम नहीं हुआ, मतलब फरवरी मार्च के दौरान हमने देखा था कि 5,500 रुपए के स्तर थे, वहां तक ये शेयर गिर के आया था, और कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे थे कि जो ग्रोथ कंपनी ने एंजॉय की है, या फिर जो फाइनेंशियल पोजीशन रही है, शायद उसको चुनौती मिलेगी जियो के आने से, और उसके चलते हमने शेयर में बिकवाली आते हुए देखी थी। लेकिन उसके बाद क्या कमाल की रिकवरी रही है। अब तो 9,500 के टारगेट्स आ रहे हैं। क्या आपको भी लगता है कि अभी भी उसी तरह का भरोसा करके चलना चाहिए बजाज फाइनेंस के शेयर पर? बजाज फाइनेंस मेरा बहुत ही पसंदीदा शेयर है, बहुत सालों से बहुत पसंद करता हूं कंपनी का बिजनेस को। लेकिन अभी जो स्टेटस है ना, अगर आप सिर्फ बिजनेस पे देखेंगे, बिजनेस फोकस करेंगे बजाज फाइनेंस का, तो मुझे लगता है कि जो लोग ये सोच रहे थे ना कि ग्रोथ में थोड़ा सा कमी आएगा, वो मेरे हिसाब से सही है। और ये हम लोग जो अभी देख रहे हैं, जो कोशिश है कंपनी की डाइवर्सिफाई करने का, वो कई हद तक इसलिए है कि उनको जो अपना जो ब्रेड एंड बटर बिजनेस था उसमें ग्रोथ नहीं मिल रहा है। दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अभी जहां जिस एरिया से वो ग्रोथ लाएंगे, हाउसिंग फाइनेंस हो गया या बाकी सब जगह पे, मोस्टली उनका आरओई थोड़ा सा कम हो सकता है। तो ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम मुझे ये लगता है कि बजाज फाइनेंस का जो प्रीमियम वैल्यूएशन हुआ करता था, वो धीरे धीरे शायद ओवर नेक्स्ट 2-3 साल वो थोड़ा सा कंप्रेस होगा। कंपनी बहुत ही बढ़िया है और उसमें कोई दो राय नहीं है, बट वैल्यूएशन का जो आउट परफॉर्मेंस है बाकी पीयर्स के साथ, वो मेरे हिसाब से थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा। बात बजाज फाइनेंस की हुई, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, इनफैक्ट सुबह आज हम इस पर बात भी कर रहे थे एक्सिस सिक्योरिटीज के एक्सपर्ट से भी, वो भी यही कह रही थी कि कहीं ना कहीं अपने माइक्रो फाइनेंसिंग लेंडिंग के लिए कहीं ना कहीं शायद ये ग्रोथ और ये एक्सपेंशन मनी यूज हो सकता है, जो कि एक बड़ा सेक्टर भी है जिसे बाजार वॉच आउट कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस इनटेक के लिए भी। आपसे चर्चा दूसरे सब्जेक्ट्स पर भी जारी रहेगी, लेकिन इस बीच ऑप्शंस का चैंपियन हमारा खास सेगमेंट कुश बोरा से बात करते हैं।
चलिए, तो कुछ आ गए हमारे साथ आज का ट्रेड बताने के लिए। कुछ बताएं क्या लेंगे आप आज ऑप्शंस में, क्या ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं यहाँ से? जी हाँ प्रियंका, सबसे पहले वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। सारे दर्शकों को भी वेरी गुड आफ्टरनून। वेल, आज का जो मेरा ऑप्शंस का ट्रेड है वो है MCX पे। लेकिन उसके पहले 2 पॉइंट। पहला, मैं अभिषेक को भी सुन रहा था कि हमने एशियन गेम्स में क्रिकेट में गोल्ड जीत लिया है। आपको सबको बहुत बधाई एंड लेट्स होप दैट दिस लेडी लक रब्स ऑफ जब हमारा वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है नेक्स्ट मंथ। सो ऑल द बेस्ट विशेस एंड लेट्स होप दैट दैट विन आल्सो फॉर द मेंस टीम। और एक और पॉइंट, अभी आप बजाज फाइनेंस का कॉन्वर्सेशन कर रहे थे। पिछले हफ्ते 7,550 का बजाज फाइनेंस का कॉल हमने इसी ऑप्शंस का चैंपियन सेगमेंट में दिया था, जो 100 रुपए का चल रहा था। आज वो 300 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो आई होप आपके जो व्यूअर्स हैं इन्होंने बिल्कुल इससे फायदा उठाया हो। आज का जो हमारा कॉल है दैट इज ऑन MCX। इस स्टॉक में हम अच्छी खासी मोमेंटम देख रहे थे। थोड़े कंसोलिडेशन के बाद आज वॉल्यूम बैक इसमें बहुत क्लियर ब्रेकआउट देखने मिला है। तो यहाँ पे आप एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। MCX के कॉल में आप अगर लॉन्ग पोजीशन बनाएं तो 1900 का ये स्ट्राइक प्राइस रहेगा आपका। 26 अक्टूबर वाली एक्सपायरी वाला जो ऑप्शन है इसे आप 90 रुपीज में बाय करें। यहाँ आपके टारगेट्स 120 और 150 के रहेंगे। स्टॉप लॉस आप 60 का लेके चले। टारगेट्स और स्टॉप लॉस के अनुसार जो आपका मैक्स प्रॉफिट है ये 24,000 का हो सकता है, लेकिन जो मैक्स लॉस है ये हो सकता है 12,000 का। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 कॉल 26 अक्टूबर की एक्सपायरी वाला। ओके, ठीक है। और राइट कुश, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो कंग्रेचुलेशंस, आपने बजाज फाइनेंस की ये ऑप्शन का ट्रेड बताया। हमारे व्यूवर्स ने लगभग यानी 30-40 हज़ार रुपये पर लॉट कमाया होगा, और जो रुके होंगे इस लेवल तक तो वो तो 50-60 हज़ार तक की भी प्रॉफिट्स उन्हें पर लॉट मिले होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ये ट्रेड बताने के लिए। तो MCX के ट्रेड पर यहाँ से आपको नज़र रखनी है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, कुछ और स्टॉक्स भी देख लेते हैं। लेकिन एक बार व्यूअर्स को ये भी एक डिस्क्लेमर भी दे दें, क्योंकि ऑप्शंस के ट्रेड थोड़े रिस्की ट्रेड होते हैं, इसलिए स्टॉप लॉस आप ज़रूर लगा के रखें। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके कोई ट्रेड इनिशिएट करें। ये चैनल पर कुश बोरा की एक पर्सनल रिकमेंडेशन है, और आप अपने वित्तीय सलाहकार से बात ज़रूर कर लें। लेकिन बढ़ेंगे आगे और कुछ और स्टॉक्स भी देख लेते हैं। पिरामिड एंटरप्राइज में आज आपको अच्छी खासी मूव दिख रही है, बड़ा लॉन्ग बिल्टअप है, और इनफैक्ट प्राइस एक्शन भी स्ट्रॉन्ग है। और इनफैक्ट सारे ही, क्योंकि ये जो खबर है NBFCs को लेकर, उसके चलते हुए सारे के सारे बजाज फाइनेंस के फंड रेजिंग की न्यूज़ के चलते आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं सारे NBFCs में एक एक्शन है। 10% की मूव यहाँ है, और यहाँ से अच्छा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। अगर अंशुल है हमारे साथ टेक्निकल राय देने के लिए, तो उनसे समझ लेते हैं क्या इन लेवल पर एक अगर कोई एंट्री पॉइंट ढूंढना चाहता है, या फिर किसी ने नीचे से होल्ड किया हुआ है, एक ट्रेडिंग का व्यू बना के रखा है, तो यहाँ से कौन से किन लेवल्स के लिए रुके अंशुल? स्टॉक का नाम रिपीट करेंगे? पिरामिड एंटरप्राइज। देखिए, पिरामिड एंटरप्राइजेस वीकली चार्ट पे एक बहुत अच्छे सपोर्ट पे, और लास्ट वीक इसमें इनसाइड बार की फॉर्मेशन थी, तो इसमें एक अपसाइड ब्रेकआउट बनेगा 1073 के ऊपर। 1073 के ऊपर इसमें ब्रेकआउट बनेगा। 1128 का टारगेट रहेगा। फिलहाल के लिए जो मेजर सपोर्ट है वो 1029 के आसपास है, तो 1029 के नीचे निकलता है तो स्टॉक से एग्जिट कर सकते हैं। तब तक के लिए इसको होल्ड करना चाहिए। हाई प्रोबेबिलिटी टारगेट है कि ये 1120 से 1140 टेस्ट करेगा। 40 तक के लेवल टेस्ट कर सकता है यहाँ से पिरामिड, आप इसको होल्ड करके रखें, ठीक है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो बाजार में जो ट्रेडिंग के समय में बढ़ोतरी की बात की जा रही है, NSE ने सेबी को चिट्ठी लिखकर शाम 6 बजे से 9 बजे तक का जो FNO में ट्रेडिंग का जो प्रस्ताव, एक्सटेंशन का जो प्रस्ताव रखा है, इस पर हमने खास बातचीत की है NSE के चीफ बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर श्रीराम कृष्णन से, और उन्होंने क्या कुछ कहा इस बारे में, आइए आपको सुनवाते हैं। मार्केट के ट्रेड टाइम एक्सटेंशन की फिर से सुगबुगाहट है, और इस पर बात करने के लिए हमारे पास हैं NSE के चीफ बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर श्री राम कृष्णा जी। आपका स्वागत है ET नाउ स्वदेश में। पहला सवाल मेरा इन्वेस्टर्स और जो हमारे व्यूअर्स इस समय देख रहे हैं उनकी तरफ से यही है कि आखिर कितना मार्केट का ट्रेड टाइम एक्सटेंड होने की संभावना है, आपने क्या प्रपोजल दिया है? बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए। हमने ये प्रस्ताव रखा है सेबी के पास कि 6 बजे से 9 बजे तक एक सेशन हमको जो करना है वो करने का अप्रूवल वो दें हमको, और ये प्रपोजल हमने फाइनलाइज किया है बहुत सारे डिस्कशंस के बाद। जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं मार्केट में, जैसे कि एसेट मैनेजर्स हैं, ब्रोकर्स हैं, कई तरह के ब्रोकर्स हैं, और फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हैं, हमने सबके साथ डिस्कस किया है ये प्रपोजल। मतलब
हमने उनको पूछा, बल्कि ये मांग थी बहुत समय से हमारे पास। कई लोग मिलते थे और हमको बोलते थे कि ये एक्सटेंड कीजिए जी। तो हमने ये टॉपिक दिया सबको, बोला आप विचार कीजिए इस पे, कमेटी में आइए, वर्किंग ग्रुप में आइए और हमको बताइए क्या करना चाहिए हमको। तो ये उनका प्रस्ताव है जो हमने अभी प्लेस किया है सेबी के पास। तो उनका ये रिक्वेस्ट था कि एक्सटेंशन करना सही होगा देश के लिए और मार्केट के लिए, और खास करके इक्विटी डेरिवेटिव्स में ही करना चाहिए, कैश इक्विटीज़ में अभी कुछ नहीं करना चाहिए। तो उसी के हिसाब से हमने ये 6 से 9 बजे के अंदर इंडेक्स ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स लॉन्च करने का प्रस्ताव प्लेस किया है। तो फिलहाल जो इन्वेस्टर्स को मौका मिलेगा वो यूएस की ट्रेड टाइमिंग और बाकी जो मार्केट्स फंक्शन कर रहे हैं उसके हिसाब से एक हेजिंग का मौका रहेगा। आपको क्या इसके पीछे सोच थी? बिल्कुल, अभी आज के तारीख में आप देखेंगे तो इन्वेस्टर्स के बिहेवियर भी चेंज हो गए हैं। जो पुराने ज़माने के इन्वेस्टर्स थे उनके रिक्वायरमेंट्स कुछ अलग ही थे। आज के जो यंगस्टर्स हैं वो ज़्यादातर शाम के टाइम में ट्रेडिंग करना शायद प्रेफर करेंगे, ऐसा हमको लगता है। और इसी वजह से हमको ये सहमति भी मिली है बहुत सारे स्टेक होल्डर्स से कि ये करना सही होगा। और एक चीज़ है कि आज दुनिया बहुत इंटरकनेक्टेड हो गई है। जो यूएस में होता है वो सबको इम्पैक्ट करता है, और इसके लिए हमको अपने इन्वेस्टर्स को भी एक मौका देना चाहिए हेजिंग करने के लिए। उनका इन्वेस्टर पोर्टफोलियो रिस्क है, ओपन रहता है, नहीं तो अगले सुबह तक जब मार्केट खुलेंगे ये सिचुएशन को चेंज करना ज़रूरी है। इसलिए हम लोग ये प्रस्ताव रखे हैं। क्या ये जो अभी स्टेप है इसको पहला कदम माने कि आगे जाके करीब आप 12 घंटे या 24 घंटे जो ट्रेड होने की आगे की संभावना, इसके लिए सिर्फ एक ये पहला कदम है? देखिए ऐसा है, अभी ये शुरुआती कदम बोल सकते हैं इसको। अभी आगे क्या होता है देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें और कई प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं 6 के 9 के बीच में, वो एक ऑप्शन है हमारे पास। दूसरा ऑप्शन ये है कि ये 9 बजे का जो टाइम है एंड टाइम, इसको थोड़ा और बढ़ा दिया जाए और 11:55 तक ले जाएं, वो भी एक ऑप्शन है। और जल्दी सुबह 6 बजे शुरू करने का भी एक तीसरा आइडिया किसी ने दिया था हमको, अभी वो इनेबल्ड नहीं है। उसके लिए तो अलग से हमको सोच विचार करना पड़ेगा। वो करने के लिए हम तैयार हैं। जो मार्केट को चाहिए वो डिलीवर करने के लिए हम हैं, और मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन का फ़र्ज़ भी वही है। इसलिए हम इस पर ओपन माइंड लेके चल रहे हैं। अभी एक छोटा सा कदम हम उठा रहे हैं और इसका सक्सेस मेजर करेंगे थोड़ा 6 महीने, 8 महीने, 1 साल में तो हमको पता चल जाएगा। उसके बाद सोचा जाएगा कि आगे क्या करना चाहिए। आखिरी सवाल ऑफ कोर्स जो रहेगा वो टाइमलाइन को लेकर रहेगा। इस वित्त वर्ष में क्या रिटेल निवेशक और बाकी जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो ये प्रोडक्ट को फाइनली ट्रेड करते हुए पाएंगे? देखिए जी, हमारा उम्मीद तो यही है कि मार्च के पहले कर देना चाहिए, उम्मीद है, क्योंकि इसके ऊपर चर्चा होगी। अभी रेगुलेटर्स का अप्रूवल भी आना है, बाकी है, उसके बाद ही हम कदम उठा पाएंगे। लॉन्च टाइमलाइन का जहाँ तक सवाल है, हम सब स्टेक होल्डर्स को बताएंगे कि अभी रेगुलेटरी अप्रूवल मान लीजिए जब भी आ जाता है, उसके बाद हम बताएंगे कि ये हमारा टेंटेटिव शेड्यूल है और वापस सबका सहमति लेके आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जो ट्रेड टाइमिंग है वो 3:30 बजे शायद ख़त्म नहीं होगी, आगे 6 से 9 का भी एक सेशन होने की पूरी संभावना है इस वित्त वर्ष में। ठीक है अंकुर, ये एक्सटेंशन की बात की जा रही है और इसकी आपको बात से जो बात करके पता चला है कि शायद पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा है कि एक्सटेंशन हो जाए। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द वापस हाजिर होंगे, कुछ और ट्रेड्स भी डिस्कस करेंगे, कहीं न जाएगा। ठीक है, अलग अलग स्टॉक्स को हम पूछने की जरा कोशिश भी कर रहे हैं और आज ऐसे स्टॉक्स भी आपको दिखा रहे हैं जहां पे हमने आपको सुबह ट्रेडिंग कॉल भी दी थी। थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड कीजिए, सिलेक्शन रखिए अच्छा अपना, आप फिर मन भी लगा रहेगा मार्केट के अंदर और आपका काम भी बनेगा। आपको ध्यान है सुबह हमने इंडिया बुल्स रियल एस्टेट दिया था, कुछ बोरा से हमारी बातचीत हुई थी, ये 10% ऊपर है। 10% मार्केट चेक कर लो आप, 5 पॉइंट 10 पॉइंट 5 पॉइंट 10 पॉइंट 5 पॉइंट 10 पॉइंट, लेकिन इंडिया बुल्स रियल एस्टेट आप देखिए 10% ऊपर। ये आज सुबह की कॉल थी और ये पहले 85 का टारगेट था, उसको भी क्रॉस कर गया 86। अभी खुश चले गए, नहीं तो मैं उनको बधाई भी देता, तो मेरे से बातचीत नहीं हो पाई उनकी। लेकिन मेरे को यही पता करना है एक बार आपसे श्रीकांत, ये BTST करने की ज़रूरत है या फिर आज का काम हो गया?
तो देखिए जैसे इसमें वॉल्यूम रिट्रेसमेंट आया है और प्राइस रिट्रेसमेंट आया है, बिल्कुल मुझे लगता है कि करंट लेवल से भी इसमें बीटीएसटी की जा सकती है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि जब प्रीवियस फॉल था इसमें तो उस प्रीवियस फॉल में इसने एक बेरिश गैप छोड़ा था अराउंड 90 के करीब। तो 90 से लेकर 92 के लेवल्स नज़र आते हैं। करंट लेवल से भी इसमें बीटीएसटी करे। स्टॉप लॉस तकरीबन हम आज के वेटेड एवरेज का रख सकते हैं जो तकरीबन 84 के करीब का है। तो 84 का स्टॉप लॉस रखें, 86 हाफ में लॉन्ग करें, टारगेट्स 90 और 92 के रखें। ठीक है अंशुल, एक शेयर मैं आपसे और पता करता हूँ, आप जरा देखेंगे तो आपको भी लगेगा वो ठीक बिल्कुल ऑन द एज पड़ा और टिपिकली एक्सपायरी का शेयर है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़। आप एक बार मेरा चार्ट दिखा सकते हैं अगर पॉसिबल हो तो। अब मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है कुछ, तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ आप देखेंगे तो मेरे को सिर्फ आपसे ये पता करना है जो इसका रेजिस्टेंस एरिया है जिसको ये फाइनली अभी धीरे धीरे करके पार कर रहा है। मेरा अपना टारगेट है कि कम से कम 2700 तक ये चला जाएगा और एक्सपायरी तक चला जाएगा। आज है 25 तारीख, 28 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी है। जब शेयर चलता है तो बहुत स्पीड से चलता है बॉस। एक बार आप इसको जरा चेक कर लेना। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे जो एक मल्टी रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ था इस स्टॉक के लिए 2525 2530 के करीब, ये पर्टिकुलर लेवल को तो स्टॉक ने क्रॉस कर लिया है और आज कंफर्टेबली इनफैक्ट प्रीवियस लास्ट 3 वीक से अगर आप देखें तो स्टॉक उन्हीं लेवल्स के ऊपर बार-बार बंद आ रहा है। तो बहुत हाई चांसेस है कि हम 2700 के लेवल्स बिल्कुल देख सकते हैं और रियल एक्शन तभी आएगा जब ये 2700 के लेवल्स को क्रॉस करेगा। लेकिन इस करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि लॉन्ग करें। स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हैं हम 2500 के करीब का। ठीक है, 2500 रुपए का स्टॉप लॉस बालकृष्ण के लिए। हम देख रहे हैं कि बाजार में थोड़ी थोड़ी सी गर्मी जरूर आ रही है और मिड कैप इंडेक्स में करीब करीब 4-4.5 अंकों की रिकवरी लोअर लेवल से आ गई है। अगर आप निफ्टी बैंक को देखेंगे तो सुबह के सत्र में क्या था कि जब बाजार खुला था उसके 1 घंटे बाद की स्थिति ये थी कि सिर्फ 2 शेयर थे हरे निशान में, बाकी 10 शेयर थे लाल निशान में। तस्वीर बदल गई है, अब 9-10 शेयर हरे निशान में और 2-3 शेयर अब लाल निशान के साथ कारोबार कर रहे हैं। एचडीएफसी बैंक में आधे की ही तेजी है, लेकिन कंट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे तो 80-90 अंकों के आसपास का कंट्रीब्यूशन है निफ्टी बैंक में अकेले एचडीएफसी बैंक की। खैर, जरा ये समझते हैं कि डीलिंग रूम में क्या चल रहा है, वहां पर किन खबरों को लेकर, किन शेयरों को लेकर चर्चाएं गर्म हैं। शरद हमारे साथ हैं, खास सेगमेंट लेकर खबर गर्म है। शरद बताइए क्या खबर है आपके पास? जी बिल्कुल अभिषेक, इंटरेस्टिंग स्टॉक है गॉडफ्री फिलिप्स और यहाँ पे लगातार 2 दिन से जो है बाइंग देखने मिल रही है और जो काउंटर्स से हमारी बातचीत हो रही है ट्रेडर्स से, यहाँ से पता चल रहा है कि एचएनआई काउंटर्स में जो है ज़्यादा बाइंग यहाँ पे देखने मिल रही है, इंटरेस्ट आई है। अगर वॉल्यूम्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए लगभग 2 टाइम्स उनके 20 डे एवरेज पे जो है वॉल्यूम्स आए हैं और हाल ही में जो था स्टॉक में थोड़ी करेक्शन ज़रूर आई थी लेकिन ऑलमोस्ट 50 डीएमए लेवल्स को वो टच कर रही थी, पर अभी भी उस लेवल पे जो है ट्रेड ऊपर कर रही थी। तो अब बता सकते कि तीनों जो इम्पोर्टेंट डीएमएज होते हैं जो डिम्पी जी ट्रैक करते हैं 50 डे, 100 डे, 200 डीएमए, इन सब के ऊपर जो है स्टॉक ट्रेड कर रही है। और याद रखिए जो Q2 सेल्स की जो वॉल्यूम है जो हमारे चैनल चेक सजेस्ट कर रहे हैं, Q1 में ऑलरेडी बहुत एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिली थी, अब Q2 में भी वो सस्टेन्ड वॉल्यूम परफॉर्मेंस देखने मिल सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट जो है आगे की बड़ी ट्रिगर गॉडफ्री फिलिप्स के लिए। और हमने इस स्टॉक को जो है लास्ट ईयर भी दिसंबर के महीने में जो है पॉइंट आउट किया था इसी सेगमेंट में, तो इस स्टॉक को ज़रूर अपने रडार में रखिएगा। ठीक है, तो इसमें एफआईज की खरीदारी हो रही है और Q2 की जो सेल्स वॉल्यूम के जो आंकड़े हैं वो मजबूत रहने की उम्मीद है। गॉडफ्री फिलिप्स आपको ये शेयर दिन की ऊपरी स्तरों के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। करीब 3.5% की शानदार तेजी है और 52 हफ्ते की ऊंचाई के आसपास ये शेयर कारोबार कर रहा है। हालांकि पिछले महीने भर में कोई ज़्यादा खास इसकी चाल नहीं रही है, लेकिन आज के सत्र में मजबूती इसमें ज़रूर है। अंशुल, जरा बताइए गॉडफ्री फिलिप्स चार्ट्स आपको कैसे लग रहे हैं और क्या संकेत दे रहा है शेयर ये यहां से और चलेगा? गॉडफ्री फिलिप्स में लास्ट टाइम जब रिजल्ट आया था जुलाई एंड में, तो इसमें एक बड़ा ब्रेकआउट आया था और बड़े गैप के साथ आया था, इसलिए पूरा अगस्त और ये पूरा आधा महीना जो है ना इसने कंसोलिडेशन में निकाला है। और आज के सेशन में अच्छे वॉल्यूम्स के साथ 50 डे मूविंग एवरेज से इसका ब्रेकआउट आया है। वीकली चार्ट पे 4 नैरो रेंज कंसोलिडेटिव कैंडल से ब्रेकआउट है
तो जनरली इस तरीके से जब 50 डे मूविंग एवरेज से ब्रेकआउट आता है तो स्टॉक में 25 से 26% की मूव बहुत आराम से बनती है। तो इसमें पहला टारगेट जो मेरा रहेगा 2279 का रहेगा, जहाँ पे स्विंग हाई भी है और वो निकलता है तो 2400 तक ये स्टॉक बहुत आराम से जा सकता है। स्टॉप लॉस एक ले लेना चाहिए इसमें 2024 का क्लोजिंग बेसिस पे, और 2400 के लिए इसको होल्ड करना चाहिए। लेकिन हमारे साथ अनुराग भी है। अनुराग, ये जितने भी पावर स्टॉक्स हैं, और इनफैक्ट इसमें भी अगर हम देखें तो पावर स्टॉक्स में भी जो आपके स्मॉल कैप पावर स्टॉक्स आए हैं, तो जिनमें अब फिर से एक बार अच्छा डिलीवरी वॉल्यूम भी दिखने लग गया है। आप बात करें चाहे वो रतन इंडिया हो, रतन इंडिया पावर हो, आइनॉक्स विंड में फिर से एक नई लेग फिर से शुरू हो रही है। उनके अभिषेक हमारे साथ हैं और इन सब में फिर से आपको एक मूव दिख रही है। तो यहाँ पर पावर स्पेस में किस तरफ टिल्ट ज़्यादा दिखना चाहिए? लार्ज कैप कंपनी के साथ रहें, डिस्ट्रीब्यूशन या फिर ट्रांसमिशन वाली कंपनियों के साथ रहें? आप क्राइटेरिया क्या सेट करेंगे यहाँ पर अगर किसी को नए एंट्री पॉइंट्स ढूंढने हो तो? अभिषेक, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, मेरे हिसाब से पूरा पावर सेक्टर ही काफी इंटरेस्टिंग है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि एक पावर में पूरी दुनिया में एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर से रिन्यूएबल पावर्स में, और हाँ उसके चलते जो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप है, पावर जनरेशन कैपेसिटी है, वो कंटिन्यूअसली अपग्रेड हो रहा है। और इंडिया का जो सिचुएशन है, इंडिया जितना इकोनॉमिकली आगे बढ़ेगा उतना पावर रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगा। तो एक सिस्टेमिक ग्रोथ चल रहा है पावर सेक्टर में। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल एंड टू एंड पूरा जो पावर सेक्टर है, वो जनरेशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, स्मार्ट मीटरिंग हो, पावर केबल्स हो, पूरी सेक्टर में ही तेजी है और तेजी रहेगी फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 1-2 साल 3 साल। ये पूरा स्पेस तेज रहेगा इसमें, लेकिन आपकी टॉप बेट्स क्या रहेंगी फिर अभिषेक? मैं शायद थोड़ा सा दोनों एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम में देखूंगा। एक तो पावर मीटर्स, स्मार्ट मीटर्स की तरफ नजर ज्यादा रहेगी, और जो पावर जनरेशन कंपनीज है उस पे ये दोनों एंड पे मुझे लगता है। और तीसरा जो है वो केबल्स है। आपने ये प्रोग्राम में आपने पहले पॉलीकैब और इन सब का जिक्र किया, तो वो सब जो 2-3 पावर केबल कंपनीज हैं काफी इंटरेस्टिंग है, रिजल्ट्स काफी कंसिस्टेंटली अच्छे आ रहे हैं, तो वो एक काफी अच्छा स्पेस में है अभी। गॉट दैट। ठीक है अभिषेक, का ये वाले स्टॉक्स आपको बेटर पसंद आते हैं, हालांकि पूरा स्पेस बजिंग रहेगा और 1-1.5-2 साल तक भी यहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न्स इस स्पेस में बनने की उम्मीद दिख रही है। लेकिन इंश्योरेंस स्पेस से एक खबर लेकर आते हैं। नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों की आज रेवेन्यू सेक्रेटरी के साथ एक अहम बैठक है, और इस बैठक में इंश्योरेंस कंपनियां लगभग 9,500 करोड़ रुपए के जीएसटी बकाया समेत दूसरे कई और अहम मुद्दे हैं जिस पर अपनी बात रखने वाली है। और इस पूरी एक्सक्लूसिव खबर को, इस पूरे मैटर को कवर कर रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग शाह। उनसे आइए बात करते हैं एक बार और समझते हैं कि इस मीटिंग में और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें निकल कर आ सकती हैं। अनुराग, बताएं। नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को हाल के दिनों में ही महाराष्ट्र स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से 9,500 करोड़ रुपए के जीएसटी बकाया का नोटिस दिया गया है, और इसी सिलसिले में अपना पक्ष रखने के लिए इंश्योरेंस कंपनियां जो है आज रेवेन्यू सेक्रेटरी से मुलाकात कर रही है। इस बैठक के अंदर इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे, और यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनियाँ अपना पक्ष रखेगी, अपनी दलील देगी कि ये जो बकाया उनसे मांगा जा रहा है उसमें उनका पक्ष क्या है। हाल के दिनों में महाराष्ट्र स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट ने को इंश्योरेंस प्रीमियम से जुड़े हुए तमाम जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनको नोटिस भेजे हैं, और कंपनियों को अगर हम ये तो 9,500 करोड़ तमाम सारी कंपनियों का जो है बकाया वो है, लेकिन अगर बड़ी कंपनियों की हम बात करें तो वहाँ पर जो लिस्टेड प्लेयर है उनको भी 500 करोड़ के बकाया के नोटिस, 1,000 करोड़ के बकाया के नोटिस भेजे गए हैं। और को इंश्योरेंस प्रीमियम में क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी जो अपना बड़ा पोर्टफोलियो होता है प्रीमियम का, उसको रिस्क को कम करने के लिए उस प्रीमियम को किसी और कंपनी से को इंश्योरेंस कराती है। तो यहाँ पर जो SGST है, स्टेट जीएसटी की लाइबिलिटी आई है। अगर दोनों कंपनियां का हेडक्वार्टर अलग राज्य में है तो वहाँ पर जो लाइबिलिटी आई है ये इंश्योरेंस कंपनियों से मांगी जा रही है, इसका बकाया मांगा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों का कहना है कि जो SGST की लाइबिलिटी है वो उनके द्वारा चुका दी गई है, इसलिए उनकी जो ये बकाया उन पर नहीं बनता है, और इसी
पक्ष को समझाने के लिए वो रेवेन्यू सेक्रेटरी के सामने अपनी दलील रखेंगे। तो ये काफ़ी बड़ा चैलेंज बना है इंश्योरेंस कंपनियों के सामने, जहां पर लिस्टेड प्लेयर से लेकर नॉन लिस्टेड प्लेयर पर इतनी बड़ी राशि का बकाया जो है वो स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से मांगा जा रहा है। ओके, ठीक है, ये इंश्योरेंस से जुड़ी हुई खबर। और अब हम आपको सारी चीज़ लगातार विस्तार से बता ही रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी न्यूज़ है, लेकिन स्टॉक्स भी काफ़ी अच्छे हैं। एक शेयर आपको ध्यान होगा 2-3 दिन पहले हमने आपके सामने डिस्कस किया था, नागराज शेट्टी ने वो शेयर बताया था, उसका नाम था गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स। और आपसे ये भी कहा था कि शेयर आज नहीं चल रहा है, आगे भी चलता ही रहेगा। फिर संतोष ने अगले दिन दे दिया था। आज आप ये शेयर देखो फिर से 6.5% ऊपर है। कुछ शेयर ऐसे, आप इन्हें इसका हफ्ते का दिखाइए, एक हफ्ते का दिखाओ सिर्फ आप इसका, ये देखो 7 डेज का 21%। 7 दिन में बाजार कहाँ है और ये शेयर कहाँ है आपको खुद से आइडिया लग जाएगा। तो इसलिए शेयर को पकड़ो, अच्छी चीज़ पकड़ो। जिसके पास भी गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट होगा, मैं लिख के दे सकता हूँ कि 20% के घाटे सिर्फ एक ही शेयर ने पूरे कर दिए होंगे, क्योंकि 20% का तो रिटर्न है इसमें। अंशुल, एक बार आपसे मेरे को ये पता करना है, ये 60 रुपया हो गया, ये फटीक यानी कि थकेगा तो नहीं क्या, अभी और चलना बाकी है? मेरे को लग रहा था कि 330 तक का टारगेट है, वो आ गया है। अब आगे की राह आप दिखाओ सर। देखिए, गॉडफ्रे फिलिप जो हमने डिस्कस किया था, लगभग सिमिलर पैटर्न के साथ ये 270 रुपए से चला है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट। तो इसमें भी 25 से 30% की अपसाइड जो बनती है 50 डे मूविंग एवरेज से, वो लगभग 370 से 380 की रेंज में बनती है। तो अभी इसमें 35 से 40 रुपए आराम से बचा हुआ है। और अगर ध्यान से देखेंगे तो वीकली चार्ट पे 20 हफ्ते का कंसोलिडेशन रेंज था 267 224, ये उसमें से ब्रेकआउट आया है। तो 380 रुपए स्टॉक बहुत आराम से आपको नेक्स्ट वीकेंड तक ये आराम से दे देगा। ओके, ठीक है, यानी कि नेक्स्ट वीकेंड भी चलने की तैयारी कर रहा है। हालांकि शेयर कई बार 20-22% जब हफ्ते भर में चल जाए हमें तो डर लगता है, इसलिए हमने एक्सपर्ट से पता कर लिया कि भाई आप ही बताओ क्या करना है। शेयर 8% हो गया, अभी कोई बड़ी बात नहीं है, ये जाते जाते 10% भी आपको मूवमेंट करके चला जाए। इसलिए ट्रेंडिंग स्टॉक्स पकड़ो, जल्दी से जल्दी मार्केट से बाहर निकलो, काम करो और बाहर निकल जाओ। ये आजकल मार्केट के अंदर अच्छे से चल रहा है और आप इसको फील भी कर रहे होंगे। एक दो शेयर ज़रा और समझते हैं और उसके बारे में भी ज़रा राय ले लेते हैं। श्रीकांत, आप एक शेयर ज़रा चेक करेंगे, वो है टाटा कंज्यूमर्स। एक बार ज़रा इस शेयर को चेक करेंगे, टाटा कंज्यूमर्स को। ये BTST या लेके रखने वाला शेयर है। बिल्कुल, तो इनफैक्ट काफी अच्छे टेक्निकल फॉर्मेशन में स्टॉक आया हुआ है। एक बड़ी रैली के बाद एक कंसोलिडेशन था। मैं कहूंगा कि एक कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन उसने बनाया था और उसका अभी ब्रेकआउट आ चुका है। तो करंट लेवल से भी मुझे लगता है बिल्कुल इसमें लॉन्ग की पोजीशंस बनाए जा सकती है, क्योंकि वीकली, मंथली, डेली सभी लेवल्स पे इसमें ब्रेकआउट फॉर्मेशन बना है। और अगर करंट लेवल से लॉन्ग करते हैं तो अगर हमें जो स्टॉप लॉस रखना है वो तकरीबन हमें 10 रुपए का तो स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। तो 890 का स्टॉप लॉस रखे, टारगेट्स यहाँ पे रखे 920 925 के। ठीक है, 920 और 925 के टारगेट टाटा कंज्यूमर के लिए 2.5% के आसपास की तेजी। और हम देख रहे हैं कि कंजम्पशन वाले जो शेयर है आज वहां पर रफ्तार है, लेकिन रफ्तार में रेलवे शेयर भी हैं। IRCTC की बात करें तो कुछ कुछ ऑफर्स कंपनी लेके आई है एयर टिकट्स को लेकर, और उसके चलते आज शेयर में करीब करीब 4.5% के आसपास की तेजी है। लेकिन जो तेजी आई है ये लगातार 5 सत्र की गिरावट के बाद आई है, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। श्रीकांत जी, IRCTC की जो तेजी आज की है, क्या इसको और राइड करने का मौका है क्या ट्रेडर्स के पास? क्या और एक्सटेंड हो सकती है? बिल्कुल, तो देखिए मुझे लग रहा है कि बिल्कुल इसे और भी राइड कर सकते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि ये स्टॉक अभी 760 750 के करीब था पिछले 6-7 दिन पहले, और अभी इसमें इतना बड़ा करेक्शन आया है। तो अगर उसमें अगर कोई रिबाउंड अगर आया है और उस रिबाउंड में अगर कोई स्पेसिफिक न्यूज फ्लो भी अगर मैच हो रहा है, तो करंट लेवल से बिल्कुल मुझे लगता है कि ये स्टॉक वापस से एक बार 740 से लेकर 750 के इंपॉर्टेंट लेवल्स के करीब बिल्कुल जा सकता है। तो करंट लेवल से भी इसमें लॉन्ग की पोजीशंस राइड की जा सकती है। ठीक है, IRCTC को लेकर ये राय। लेकिन MTNL, हमने देखा है कि कई बार नहीं ये खबरें जब आती हैं तभी ये शेयर चलता है। आज लेकिन MTNL के शेयर में तकरीबन 9% के आसपास के उछाल थे इंट्राडे में। अब थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग है, 5.5% की तेजी अभी भी है।
हालांकि सरकार के प्लान इसको है डिलिस्ट कराने को लेकर, लेकिन बहुत तेज रफ्तार से चला है। पिछले महीने भर में ये शेयर करीब 1.5 गुना हो गया है। अंशुल, MTNL जिन्होंने थोड़ा सा नीचे एंट्री मारी है, क्या वो प्रॉफिट बुकिंग कर लें? एकदम प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। आज ऊपरी स्तर से बहुत हेवी सेलिंग आई है, 39 मिलियन शेयर्स की सेलिंग है, तो जिसके पास भी है कंप्लीटली प्रॉफिट बुक करके स्टॉक से एग्जिट कर लेना चाहिए। करेक्शन में ये बहुत आराम से 26.8 तक नीचे आ सकता है, तो अगर आपके पास लॉन्ग है तो प्रॉफिट लॉक कर लीजिए अपना। 26 रुपये 80 पैसे तक गिरने की आशंका है MTNL के। बाजार बंद होने में करीब करीब 10-12 मिनट के आसपास का समय रह गया, लेकिन आपकी हम कल भी तैयारी करवा देते हैं आज ही कि कल कौन से इवेंट्स फोकस में रहेंगे, ट्रिगर्स क्या बनेंगे बाजार के लिए, ये बताने के लिए वामाक्षी हमारे साथ हैं। वामाक्षी, बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक क्यूज़ के साथ। तो हमारी नज़र होगी US से आने वाले कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा पर। इसके अलावा कल एक्सपायरी भी है फिन निफ्टी की, तो इस पर भी हमें ज़रूर नज़र रखनी होगी। AGM के लिहाज से अगर कुछ स्टॉक्स फोकस में रहेंगे तो ये लिस्ट इंक्लूड करता है टाटा पावर, PVR आइनॉक्स, ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज, ईडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज। मैनेजमेंट की तरफ से क्या कॉमेंट्री आती है, इस पर हमारी नज़र ज़रूर रहेगी। इसके अलावा IPO मार्केट में भी हम देख रहे हैं काफ़ी एक्शन हो रहा है, और कल एक जो IPO है मनोज वैभव जेम्स एंड ज्वेलर्स का, ये बंद हो रहा है सब्सक्रिप्शन के लिए। कल आखिरी दिन होगा अगर आपको ये IPO के लिए सब्सक्राइब करना है तो लार्जली इसी के चलते ये भी हमारे रेडार पर रहेगा। आखिर में हम फोकस करेंगे कुछ दूसरे इवेंट्स पर। बेंगलुरु बंद डिक्लेयर किया गया है सितंबर 26 को, और इसके अलावा S जयशंकर UN जनरल असेंबली को भी एड्रेस करेंगे एक सेशन में। लार्जली ये थे सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स और ट्रिगर्स जो आपके रेडार पर होने चाहिए कल की ट्रेडिंग सेशन के लिए। IPO जिसकी लास्ट डेट भी सब्सक्रिप्शन ओपन होने के लिए। ठीक है, शुक्रिया वामाक्षी ये सारे इवेंट्स हमें बताने के लिए। लेकिन जाते आते कुछ और ट्रेड्स भी ले लेते हैं। सिर्फ 10 मिनट बचे और MCX की भी यहाँ बात हो रही है। इनफैक्ट MCX में एक अच्छा मोमेंटम तब से ही है जब इनका एक नया सॉफ्टवेयर नए प्लेटफॉर्म पे ये ट्रांजिट होने वाला है, उसकी बात की जा रही है। एरर्स को, बग्स को ट्राई कर चुकी है, उनको टेस्ट कर चुकी है कंपनी, और इनफैक्ट कुछ दिन पहले हमें शरद ने भी इस पर खबर बताई थी कि जल्द ही ये शुरू होगा, मंथ एंड पर या अर्ली अक्टूबर में। तब से लेकर अब तक आप देखें तो MCX में अच्छा खासा मूव आया हुआ है। अब भी 6.5% की तेजी है यहाँ से। क्या इसका मोमेंटम इसी तरह से जारी रहेगा, क्योंकि बात शायद थोड़ी सी डेट्स को शिफ्ट करने की भी आ रही है यहाँ पर। श्रीकांत, MCX के स्टॉक को यहाँ से कैसे ट्रेड करना चाहिए, बने रहे अब भी? देखिए प्रियंका, वैसे ये जो MCX स्टॉक है उसमें ये हमारे रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट में है, क्योंकि यहाँ पे हमारे कोटक की भागीदारी भी है, तो इसी वजह से मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में कमेंट नहीं कर सकता। अंशुल, आप MCX पर कोई आइडिया यहाँ स्ट्रैटेजी बताएंगे आपकी, ट्रेड आप कैसे ट्रेड कर रहे हैं स्टॉक को? अंशुल आप हाँ सुन पा रहे हैं मुझे? जी 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 MCX में एक अच्छा ब्रेकआउट है, वॉल्यूम्स के साथ है, लेकिन अब थोड़ा सा एक्सटेंडेड लग रहा है। अगर मंथली चार्ट पे देखें तो R3 के ऊपर आ चुका है, 1937 इसका R3 था। तो अब रेजिस्टेंस जोन से थोड़ा सा ये अब ब्रॉडली रेजिस्टेंस जोन में है, तो मैं इसको BTST या लॉन्ग के लिए नहीं पसंद करूंगा। थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है, नीचे 1825 1826 तक ही आ सकता है। अगर लॉन्ग पोजिशन है तो उनको बुक करके जाना चाहिए। BTST के लिए भी थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। मूव आ चुकी है, डेट्स के शिफ्ट होने की बात हो रही है, तो थोड़ा सा जो प्रॉफिट मिल रहा है, और जेन्युइनली मिल तो रहा ही है तब से, आप देखें वो थोड़ा सा आप प्रॉफिट यहाँ से कर लें। जितने भी सीमेंट स्टॉक्स हैं उसमें 2 स्टॉक्स स्पेशली पूछना चाहेंगे। श्रीकांत, आई एम श्योर इसके बारे में आप बात कर पाओगे। ग्रासिम और साथ ही रैमको सीमेंट अच्छी मूव है, और हमने देखा भी है, चाहे भले सीमेंट स्पेस पे इस वक्त रिपोर्ट्स आई हैं ब्रोकिंग फर्म्स की कि शायद थोड़ा अपसाइड लिमिटेड दिख रहा है और कुछ चैलेंजेस की बात की जा रही है, लेकिन डिस्पाइट द मॉनसून, और मॉनसून इस बार वैसा पड़ा भी नहीं, सीमेंट स्पेस लगातार परफॉर्म करता जा रहा है। एक बार ग्रासिम और साथ ही रैमको सीमेंट के चार्ट्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं यहाँ से, अब भी चेक करके एक बार बताएंगे प्लीज? बिल्कुल, तो देखिए मुझे लग रहा है कि सीमेंट कंपनीज में लगातार इंटरेस्ट बना हुआ है। इनफैक्ट मॉनसून के सीजन में भी अगर आप देखें तो कई बार इन सभी स्टॉक्स में हमने अच्छे खासे रिवर्सल पैटर्न देखे, और अल्ट्राटेक जैसा हेवी स्टॉक जहाँ पे वैल्यूएशंस आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव, वहां पे भी हमने अच्छे खासे मोमेंटम देखे थे, और ये स्टॉक लगभग 8,800 के करीब गया था। अभी मुझे लगता है कि करंट लेवल से अगर स्पेसिफिकली अगर हम रैमको सीमेंट की बात करें तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इसके फॉर्मेशन एक बड़ा बदलाव आया हुआ है, और स्टॉक ने हायर बॉटम फॉर्म किया है। तो करंट लेवल से वापस से अब
अपनी अपवर्ड बाउंड्री के करीब जा सकता है जो 950 960 के करीब की है। तो करंट लेवल से भी यहाँ पे कुछ लॉन्ग पोजीशंस बिल्कुल बनाई जा सकती है। 880 का स्टॉप लॉस रखें। और ग्रासिम की अगर बात करें तो ग्रासिम ने आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम एक बड़े कंसोलिडेशन को ब्रेक किया है। सो इतना बड़ा कंसोलिडेशन यानी कि लगभग ये 1.5-2 साल का 1 से 1.5 साल का एक कंसोलिडेशन था, इसे क्रॉस किया है। तो करंट लेवल से ये भी स्टॉक एक बार मुझे लग रहा है कि 2000 से लेकर 2050 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से दोनों में लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है और दोनों के स्टॉप लॉस थोड़े बड़े होने चाहिए। ठीक है, एक दो शेयर और पकड़ते हैं। एक जुबलेंट फूडवर्क को एक बार सामने दिखाइए, उसमें आज पोजीशंस काफ़ी अच्छी बनी है। एक्चुअली फ्राइडे को भी बनी थी उसमें पोजीशंस बट फ्राइडे को उतना दम नहीं था जितना आज दम है। एक और पॉइंट, डेरिवेटिव एक्सपायरी सामने है, तो आप ना जब भी कोई F&O का शेयर देखें और एक्सपायरी के आसपास देखें ना, उसमें वो एंगल डालने की ज़रूर कोशिश करें कि ये शेयर पहले चला था कि नहीं चला था। ये टिपिकली ब्रेकआउट दे के रुका हुआ शेयर है, तो इसके अंदर कवरिंग आने के और रोल होने के ज़्यादा चांसेस हैं, जो कि लॉन्ग साइड पे हो सकता है। एक बार जुबलेंट फूडवर्क, अंशुल जैन, आप इसको ज़रा देखिएगा, मेरे को बताइए, मैं इसको एक्सपायरी और रोल ओवर दोनों के लिहाज से लेना चाहता हूँ, तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड ठीक है, मैं इसको ट्रेड ले सकता हूँ? अगर ले सकता हूँ तो फिर स्टॉप लॉस और टारगेट भी बताना। देखिए डिम्पी जी, ये स्टॉक मैंने BTST के लिए सेलेक्ट किया था। इसमें 75 मिनट्स चार्ट पे देखें तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन हुई है और डेली चार्ट पे प्रीवियस ब्रेकआउट को भी रिटेस्ट किया है। तो यहाँ से स्टॉक में अच्छी तेजी दिख रही है। एक बार बस 544 545 का लेवल जैसे ही निकालता है, इसमें ब्रेकआउट बन जाएगा, वॉल्यूम के साथ बनेगा। टारगेट ऊपर में 65 से 570 करंट मंथ एक्सपायरी का बनेगा। ब्रेकआउट आने के बाद स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन लेनी चाहिए। स्टॉप लॉस बनेगा 534 के आसपास का, तो यहाँ से 545 निकलते ही से तुरंत लॉन्ग ले लेना चाहिए। 565 575 की ये जोन रहेगी टारगेट की। ओके डन, ठीक है। श्रीकांत, एक मैं शेयर आपसे और पता कर रहा हूँ, सरकारी बैंक है, ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ कि सरकारी बैंक बहुत चले हुए हैं, बट PNB को ज़रा चेक कीजिएगा, प्रॉफिट सारा बुक कर लें या फिर अभी थोड़ा रुकना चाहिए, ये 100 की तरफ बढ़ेगा। ये कुछ BHEL जैसा लग रहा है। आपको ध्यान है, भेल भी ऐसे ही था पहले, वो 70 80 80 75 पे आके बहुत रुकता था, लेकिन जैसे उस रेंज को पार किया ना, फिर वो ट्रिपल डिजिट में आ गया। मेरे को भी ऐसा लग रहा है 100 की तरफ बढ़ने वाला शेयर है ये PNB। बिल्कुल, तो देखिए अगर इसके टेक्निकल पैटर्न को देखें तो इसने काफी अच्छा एक राउंडिंग बॉटम या कप विथ हैंडल जैसा फॉर्मेशन बनाया था, उसका ब्रेकआउट आया हुआ है और उसके बाद के अगर ये तेजी बन रही है तो मुझे भी लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 95 से लेकर 90 और 9 या 100 के लेवल्स को बिल्कुल ये छू सकता है। तो बेस्ड ऑन टेक्निकल्स काफी शानदार फॉर्मेशन है, बड़े वॉल्यूम्स, बड़े प्राइस रिट्रेसमेंट, सब कुछ काफी अच्छा है फॉर्मेशन में। फेयर वैल्यू अगर इसकी देखी जाए तो 78-80 के करीब की है, तो इसी वजह से इसने इस पर्टिकुलर लेवल पे काफी वक्त गुजारा है। बट अगर ओवरऑल अगर इस लेवल से अगर मार्केट में तेजी बनती है तो आई एम वेरी मच श्योर कि ये स्टॉक और भी बढ़ सकता है। तो करंट लेवल से थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उतना फेवरेबल नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स अगर हो तो बिल्कुल इसे होल्ड करके रखें। टारगेट्स नजर आते हैं 95 रुपीज के। तो PNB को होल्ड करने की सलाह है। अच्छी रफ्तार दिखाई है शेयर ने, 80 रुपये पर इसका भाव है। आज हम देख रहे हैं कि रियल एस्टेट काउंटर्स में ठीक ठाक तेजी है और वो शेयर खास तौर पर जो मुंबई या फिर महाराष्ट्र बेस्ड हैं। हमने देखा कि कोल्टे पाटिल में करीब 5% के आसपास का उछाल है। अगर हम बायदाबाद की बात करें तो गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी करीब 3-3.5% के आसपास की तेजी है। श्रीकांत जी, कहीं पर आपको ट्रेड के मौके बनते दिख रहे हैं BTST के हिसाब से? तो देखिए BTST के बेसिस पे अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि जैसे आपने रियल एस्टेट में कहा, यहाँ पे हमें लगता है कि लोढ़ा डेवलपर्स 765 के करीब ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक और भी परफॉर्म कर सकता है। हमें लग रहा है कि वापस से एक बार 790 800 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से इसे लॉन्ग करें, स्टॉप लॉस रखें 754 का। और इसके अलावा अगर किसी स्टॉक में जाना है तो हिंदुस्तान कॉपर में अच्छी तेजी बनी है। यहाँ पे भी लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है। तकरीबन 157 के करीब की क्लोजिंग करंट लेवल्स चल रहे हैं। टारगेट्स नजर आते हैं 167 के। स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ेगा एट 153। ठीक है, अब सिर्फ 2 मिनट रह गए मार्केट बंद होने में।
आप शेयर्स की ज़रा चिंता ना कीजिए। 3.5 घंटे में जो 4 घंटे 5 घंटे में जो आपने काम किया ना, बस उसी को रखिए। अब सिर्फ रिवाइज़ करने का समय है, चेक करने का समय है कि हमसे क्या गलती हुई, हमसे क्या ठीक हुआ। आज काफ़ी हद तक अगर आप स्टॉक्स देखेंगे तो रियल एस्टेट, थोड़े हाउसिंग फाइनेंस वाले शेयर्स चले हैं। बैक टू बैक फिर खबर भी आ गई थी। जो लोग थोड़ा इन्फॉर्म्ड होते हैं वो पहले से उसको लेते हैं, और जैसे ही खबर आती है उसके बाद एक नए राउंड की बाइंग एंड सेलिंग हाथ बदला ज़रूर होता है। एक और चीज़, आज इंडाइसिस ने बिल्कुल आपको फ्लैट रखा। निफ्टी अभी जो मेरे पास टिक आ रहा है वो सिर्फ 2 पॉइंट का ही है, और ये हो सकता है आपको कल भी ऐसा ही रखे। तो निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी को देख के अगर आज मार्केट में काम करेंगे तो नहीं होगा। ये बात हमने सुबह सुबह भी आपको बताई थी। दूसरी बात, आज चलने वाले शेयर्स कौन कौन से हैं, अब जरा लिस्ट चेक कीजिए, फटाक से जल्दी जल्दी लेके आइए। बजाज फाइनेंस, खबर आपको पता है 5 अक्टूबर को रकम जुटाने की। फिर टाटा कंज्यूमर कंजम्पशन वाले शेयर थोड़े एक्टिव हुए हैं आज से। आज आपने नेस्ले वगैरह इन सबको वापस से एक्टिव होते हुए देखा होगा। सुबह हमने डेरिवेटिव्स में आपको दिया था। इसके अलावा बजाज फिनसर्व भी तेज़ हुआ, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर आई है। कोटक बैंक, ग्रासिम जैसे कुछ पक्के शेयर्स भी सामने निकल के आए हैं, लेकिन वो इतना जोर का प्रेशर नहीं बना पाए कि जहाँ पर कह पाएँ कि यहाँ बाजार ने अच्छी मूवमेंट दिखाई। आज कमज़ोर किसने किया? हिंडाल्को ने किया, SBI लाइफ ने किया, हीरो मोटोकॉर्प, इन्फोसिस ने किया, विप्रो ने किया। आज IT से उम्मीद सी, आज जो उम्मीद के मुताबिक नहीं सेक्टर चलाना, वो सिर्फ इकलौता IT है। और सबका काफ़ी हद तक आप गैस लगा सकते थे कि अच्छा ये इसलिए चल गया है क्योंकि इसने पार्टिसिपेट नहीं किया था, ये इसलिए चल गया, इसमें खबर आ गई। लेकिन आज IT थोड़ा मतलब कहते हैं ना कि एक उम्मीद के मुताबिक आज नहीं रहा। एडवांस डिक्लाइन अगर आप देखेंगे तो कांटे की टक्कर थी, इसलिए इंडाइसिस ऑलमोस्ट फ्लैट हो गए। हालांकि सुबह हमारे पास अच्छा गैप था, लेकिन दिन भर में क्योंकि मोमेंटम बन नहीं पाया तो इसलिए गिरने वाले शेयरों की थोड़ी संख्या बढ़ी और डिक्लाइंस भी 1100 आ गए। सुबह ये संख्या करीब 1200 से 300 शेयरों की थी। अगर आप छोटे मझोले या फिर नेक्स्ट 50 के अंदर जाके चेक करेंगे ना, तो वहाँ पे IRCTC, जिंदल स्टील, DLF, ACC जैसी कुछ एक और कंपनियां चली हैं। और कमज़ोरी में बर्जर पेंट के अंदर आज 8%, SBI कार्ड, जोमेटो जैसे शेयर्स कुछ और ड्रैग नीचे होते हुए दिखे। कुल मिला के आज का लेसन मार्केट का यही है कि अभी भी हमको स्टॉक स्पेसिफिक ही काम करना है। भले आप 19,500 के रेंज छोड़ के 20,000 तक पहुँचे हुए हो, लेकिन ये स्टॉक स्पेसिफिक वाला काम जो हिस्सा है ये आपको बिल्कुल रूल आउट नहीं करना, आपको ध्यान रखना है इस पर। अंशुल, बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। शुक्रिया आपका। श्रीकांत, आज आपने समय दिया। अभिषेक सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने काफ़ी अच्छे से फंडामेंटली चीज़ों को रख के हमारे सामने अपनी बात रखी है। मेरे को, प्रियंका को और अभिषेक को फ़िलहाल इजाज़त भी दे सकते हैं। इस कार्यक्रम से इतना ही।